हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम कर रहे हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस जो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का। और आज देख लेते हैं हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है रिगार्डिंग स्टेटहुड ऑफ लद्दाख। तो लेह लद्दाख आपको पता है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2019 के अंदर, जिसके बाद जम्मू कश्मीर एंड जो आपका लेह लद्दाख वाला एरिया है इसको जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। और ये ऑप्शन रखा था सरकार ने अपने पास कि अगर उन्हें फील होगी कि स्थिति नॉर्मल है तो फुल स्टेटहुड दे दिया जाएगा। तो अब जो है कारगिल और जो लेह वाला एरिया है वहाँ पे कह रहे हैं कि हमें स्टेटहुड की डिमांड है। उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया हुआ है। इस आर्टिकल पे हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे और साथ ही साथ रिवाइज करेंगे जम्मू कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन था उसको, क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है जहाँ से आपको सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। सेकंड आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो उत्तराखंड की सरकार ने एक यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी बनाई थी जिसमें ये देखा जाना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम उत्तराखंड में लागू कर सकते हैं या नहीं और क्या उसके प्रोविजंस होंगे। उसके रिगार्डिंग बहुत सारे सजेशंस जो हैं वो कमेटी को रिसीव हुए हैं। अराउंड 4 लाख के करीब कहा जा रहा है कि सजेशंस रिसीव हुए हैं जिनकी अब स्क्रूटनी की जाएगी। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि हम इस दिशा में एक कदम बढ़ा रहे हैं। तो यूसीसी के बारे में पढ़ेंगे, एक ट्रेंडिंग हॉट टॉपिक है। साथ ही साथ आपको प्रीलिम्स, मेंस, एसेज, इंटरव्यूज़ हर जगह पे फोटो पॉइंट्स की तरह भी काम करता है। तो इसके बारे में भी हमने डिटेल में चर्चा करनी है। तो ये दो हैं हमारे आज के डिटेल टॉपिक्स जो कि आपका पूरा अखबार जो है यहाँ पे फोकस करेगा। उसके बाद आ जाता है एक नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस की है एक पिटीशन अगेंस्ट जस्टिस चंद्रचूड़। तो आपको पता है जस्टिस चंद्रचूड़ जो है 9 तारीख को सीजीआई बनने वाले हैं एंड उनके अगेंस्ट जो है डिस्क्रिमिनेशन के चार्जेस लगा करके एक पिटीशन डाली गई थी कि अगर इनको चीफ जस्टिस बनाया जाता है तो ये बहुत ही बड़ी हानि होगी एंड इट विल बी एन आर्बिट्रेरी मैलाफाइड डिसीजन। तो इसीलिए इनकी जो एलिवेशन है एज चीफ जस्टिस उसको रद्द किया जाए। तो इस रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया हुआ है, इसके बारे में भी हमने चर्चा करनी है। उसके बाद हमारा एक प्रीवियस ईयर मीन्स प्रीलिम्स का क्वेश्चन होगा, फिर हमारा एक प्रीवियस ईयर का मेंस का क्वेश्चन होगा एंड लास्ट में हम एक टॉपिक को रिवाइज करेंगे। सो विद दिस इज द शेड्यूल फॉर टुडे। विदाउट फर्दर रिड्यू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एंड आपको जो पीडीएफ है इस लेक्चर की वो नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिल जाएगी। तो हर एक लेक्चर जो भी हमारा अपलोड होता है अनअकैडमी पे सबकी पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर किसी को फिर भी ना मिले तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो उसको। तो ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल, राइट। तो किसी को भी कोई दिक्कत हो विद रिस्पेक्ट टू पीडीएफ तो वो ले सकता है। अब आ जाते हैं, पहले एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। तो एमसीक्यू जो हमारा है वो है कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स। तो 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा। आपको रिवर्स के नाम दिए हुए हैं ब्राह्मणी, नगावली, सुवर्णलेखा और वसामधारा। तो ये जो रिवर्स हैं इनमें से कौन सी ऐसी रिवर्स हैं जो ईस्टर्न घाट्स में से आती हैं। तो ये अगर इंडिया का वेस्टर्न घाट है, ये आपका है ईस्टर्न घाट्स, मतलब उड़ीसा वाला साइड, राइट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रिवर्स हैं जो ईस्टर्न घाट्स के अंदर अराइज होती हैं। तो अगर आपने ज्योग्राफी किया हुआ है तभी आप इसको आंसर कर पाओगे, अदरवाइज अगर बिल्कुल आइडिया नहीं है तो स्किप करना ऐसे क्वेश्चंस को बेटर रहता है। तो अपना वर्ल्ड मैप उठाइए, एटलस उठाइए और चेक करिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 1 एंड 2, 2 एंड 4, 3 एंड 4 और 1 एंड 3। लास्ट में हम वीडियो के एंड में इसका करेक्ट आंसर देखेंगे। तो अब आ जाते हैं फुल स्टेटहुड वाले प्रोटेस्ट के ऊपर। तो लेह और लद्दाख जो कि ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्होंने ये कहा है कि हमें फुल स्टेटहुड चाहिए और स्पेशल स्टेटस भी चाहिए जो कि 6 शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। एंड हम जो हैं फुल स्टेटहुड के लिए 100% तैयार हैं। तो हमें यूटी बनाए रखने का कोई भी सेंस जो है वो नहीं बनता है। तो बेसिकली इस कारण से ये जो है लड़ाई जो है वो चल रही है, लगा लो, या प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है। हालांकि बहुत मैसिव प्रोटेस्ट नहीं है बट येस देयर आर सम ग्रुप्स, आप कह सकते हो कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस ग्रुप्स हैं डेफिनेटली, क्योंकि आम आदमी को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप यूटी में हो या स्टेट में हो, क्योंकि आपने इलेक्शंस तो लड़ना नहीं है। यू आर मोर कंसर्न अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ यू एंड योर फैमिली एंड योर बिलोंगिंग्स, राइट। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन भी निकाला था जिसके अंदर एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है लद्दाख के, उनको ये पावर दी गई थी कि जो पब्लिक सर्विसेज हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी गस्टेड पोस्ट की, ए एंड बी गस्टेड पोस्ट, तो वो वाली जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो नोटिफाई की जा सकती हैं। तो अब रिक्रूटमेंट्स भी हो रही हैं तो उस हिसाब से अगर देखा जाए
तो एक स्टेट का काम क्या होता है, अगर आप देखें स्टेट के अंदर डिफरेंट चीज़ क्या होती है कि वो अपनी खुद की रिक्रूटमेंट्स करता है, स्टेट के सिविल सर्विसेज होती हैं, स्टेट के सिविल सर्विसेज रूल्स होते हैं, ठीक है, और हर फील्ड की रिक्रूटमेंट होती है, इंजीनियरिंग सर्विस होगी, मेडिकल सर्विस होगी, लीगल सर्विस होगी, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे की जा रही हैं। तो एज ऑफ नाउ आम आदमी के लिए तो कोई खास फ़र्क नहीं है, बट डेफिनेटली जिनका पॉलिटिकल करियर था वो एट स्टेक है, तो दोज ग्रुप्स आर डिमांडिंग फुल स्टेटहुड। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो जो स्पेशल स्टेटस है जम्मू एंड कश्मीर का वो था आर्टिकल 370 से। आर्टिकल नंबर 370 सभी को पता है, बहुत ज़्यादा चर्चाएं इस पे थी, और ये अगर आपका नक्शा है तो इस तरीके से इसको विभाजित कर दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से। तो आर्टिकल 370 जो था वो पावर देता था पार्लियामेंट को विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे उसका डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, कम्युनिकेशन और सेंट्रल इलेक्शंस को छोड़ करके बाकी सारी जो चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं स्टेट के पास ही थी। और जो रेजोल्यूशन था वो ये भी कहता था कि एक बार 370 आर्टिकल आपने लगा दिया तो उसके बाद जो भी इंडिया के बाकी लॉज हैं वो यहाँ पे नहीं लगेंगे। तो इसीलिए आप कोई भी इंडिया का लॉ उठाते थे उस पर लिखा आता था दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वो सारी की सारी डिस्टिंक्शंस थी जो स्पेशल बनाती थी जम्मू एंड कश्मीर को। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया 2019 में, जो कि एक्ट भी हो गया जब पार्लियामेंट ने उसे पारित कर दिया, और उसने इस डिस्टिंक्शन को ही ख़त्म कर दिया। और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के अंदर आगे कारगिल और लेह के डिस्ट्रिक्ट्स, और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर जैसे कि पौंडीचेरी और दिल्ली के अंदर है, ठीक है। तो ये जो है बनाने की बात जो है वो फाइनलाइज कर दी गई, और साथ ही में वो जो क्लॉजेस थे कि बाकी कोई भी एक्ट इंडिया का नहीं लगेगा वो सब खत्म हो गया। तो जैसे ही ये पारित हुआ तो एक कट ऑफ डेट दी गई 31 अक्टूबर 2019 की, उससे सारे एक्ट्स इंडिया के जो थे वो जम्मू कश्मीर पे भी ऑटोमेटिकली लगने लग गए। तो की फीचर्स क्या क्या चेंज हुए थे कि जो यूटी है जम्मू कश्मीर की, वो प्रेसिडेंट थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलेंगे उसके थ्रू जो है गवर्न करेगा। एंड जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है उसके अंदर भी सेम प्रोसेस जो है वो चलाया जाएगा, राइट। अब जो डिमांड आ रही है वो ये आ रही है कि हमें लद्दाख को स्टेटहुड दो, क्योंकि यहाँ पे तो ये यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर है जैसे कि चंडीगढ़ है, राइट। तो फिर यहाँ पे तो हमारा कोई चांस ही नहीं है इलेक्शंस लड़ने का, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एस्पिरेशंस जो है लोगों की वो मारी जा रही है। तो यहाँ पे आप इस हिसाब से चीज़ों को अंदाज़ा लगा सकते हो। उसके बाद जो लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी जम्मू एंड कश्मीर की, उसके अंदर कुछ और चेंजेस किए गए थे। टोटल नंबर ऑफ सीट 107 थी, 24 जो थी वो वेकेंट रहेंगी ऑन द अकाउंट ऑफ एरियाज दैट हैज़ बीन ऑक्यूपाइड बाय द पीओके, ठीक है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के कारण 24 सीटें हम खाली छोड़ते थे उन लोगों के लिए, तो वो कुछ चेंजेस थे जो एज इट इज़ मैंडेटरी हैं। अच्छा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी जम्मू एंड कश्मीर की यूटी के अंदर, उस असेंबली के पास पावर होगी कि वो स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं एक्सेप्ट पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर उन पे लॉज बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स जिस पे यूनियन टेरिटरीज लॉ बनाती है वो लॉज बना सकती है। तो वो सारी की सारी पावर्स दी गई, लेकिन इलेक्शंस अभी तक नहीं हुए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पे और लद्दाख पे, क्योंकि अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी हो गया, तो सारे के सारे 106 सेंट्रल लॉज जो हैं वो उनके ऊपर अप्लाई होने लगे। जहाँ पे पहले एक्सेप्शन होता था कि दिस एक्ट विल नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, तो ऑटोमेटिकली लेह लद्दाख कारगिल वाला एरिया भी एक्सक्लूड हो जाता था। वो सारे एक्सक्लूजन जो है वो ख़त्म हो गए। तो आधार कार्ड हो, आईपीसी हो, राइट टू एजुकेशन, वो सारे के सारे लगने लग गए, राइट। जो जम्मू एंड कश्मीर के अपने लोकल लॉज थे जो लद्दाख के ऊपर भी लगते थे, जो स्टेट लॉज आप कह सकते हो, वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। इसके अलावा कुछ और जो स्टेट लॉज थे उसके अंदर रेलिवेंट अमेंडमेंट्स कर दी गई, और वो लगे लगे, मतलब कि जैसे कि सपोज करो आईपीसी है, तो आईपीसी की जगह वहाँ पे क्या था, आरबीपीसी, रणबीर पीनल कोड। तो रणबीर पीनल कोड खत्म हो गया क्योंकि आईपीसी लगने लग गया, तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो था वो रिपील हो गया, राइट। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक स्टेट लॉ है, कोई कस्टम को लेकर के है, कोई चीज़ को लेकर के जो स्टेट के लिए नेसेसरी है, उसको अगर रखना भी है तो वो इन सिंक विद द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ होगा। और इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टेप था वो था कि परमानेंट रेजिडेंट अगर आप जम्मू कश्मीर के नहीं हो तब भी आप जो है आप ज़मीन किराए पे ले सकते हो। तो पहले ये वाला प्रोविज़न नहीं था कि परमानेंट रेजिडेंट के अलावा आप किसी को किराए पे लीज़ दो, लीज़ पे लैंड दो, वो चीज़ें यहाँ पे ऐड होने लग गई। तो प्रोग्रेसिव चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। अब रिक्रूटमेंट्स भी शुरू हो रही हैं, जुडिशल रिक्रूटमेंट्स भी कह रहे हैं, वहाँ पे कोर्ट्स सेपरेट बना रहे हैं, कोर्ट्स की भी रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं। तो चीज़ें अच्छी डायरेक्शन में चल रही हैं, बट स्टिल पीपल वांट कि वहाँ पे एक फुल लेजिस्लेचर हो, स्टेटहुड दिया जाए लद्दाख को, राइट। तो बट अगर आप प्रैक्टिकल सेंस में देखें तो इट्स मोर ऑफ अ पॉलिटिकल गेम है, क्योंकि अगर हम कश्मीर की भी बात करते हैं तो कश्मीर में भी यूटी विद लेजिस्लेचर है, तो यहाँ पे तो लेजिस्लेचर का सवाल ही नहीं है। ये फुल स्टेटहुड डिमांड किस हिसाब से कर रहे हैं। नंबर 2, मेजर पीपल जो है वो हैप्पी हैं यूटी बनने के बाद से।
तो मेजर पीपल अगर हैप्पी हैं तो उनको फुल स्टेटहुड की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं, एक्सेप्ट फॉर दोज हु हैव अ पॉलिटिकल करियर और हु वांट टू मेक अ पॉलिटिकल करियर। तो एक मास मूवमेंट यहाँ पे मुझे मेरे ओपिनियन में नहीं दिखाई देता। आपका क्या ओपिनियन है इस पर, आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट आता है विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो उत्तराखंड ने एक कमेटी बनाई थी, यूसीसी कमेटी, यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी, जिसने सजेशंस मांगे थे कि हम अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाते हैं यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर तो क्या कुछ सजेशंस होने चाहिए। तो इसके अंदर जो हैं 60,000 से ज़्यादा लेटर्स, ईमेल्स और सजेशंस जो हैं वो अपलोड हुए हैं और टोटल 4 लाख ओपिनियंस लोगों के रीच हुए हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो अगर यूसीसी की बात करें तो यूसीसी जो है आर्टिकल 44 के अंदर मेंशन्ड है, सो इट इज़ अ डीपीएसपी। तो ये नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि यार डीपीएसपी पूरा नहीं कर रही सरकार, राइट। बट इट इज़ अ डायरेक्टरी नेचर की है, मतलब कि ये करना चाहिए पर आप नहीं कर रहे हो तो इसमें कोई एक्शन नहीं हो सकता सरकार के खिलाफ। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ कमीशन का जो 21st लॉ कमीशन था, 21st लॉ कमीशन, उससे रिक्वेस्ट किया था कि आप एक बार यूसीसी के इश्यूज़ को देखो और रिकमेंडेशंस जो हैं वो भी प्रोवाइड करो। यूसीसी एक तरह से पूरी कंट्री के अंदर सभी को एक सिंगल फैमिली लॉ प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जिसके अंदर मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। अदरवाइज अभी सबके सेपरेट लॉज हैं, रिलीजियस लॉज हैं, कस्टमरी लॉज हैं, जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट है, इंडियन मैरिज एक्ट सिर्फ उन लोगों पे लगता है जो क्रिश्चियंस हैं। फिर उसके बाद डाइवोर्स के सबके अलग रूल्स हैं, इनहेरिटेंस के सक्सेशन लॉज अलग हैं, हिंदू मेंटेनेंस एडॉप्शन एक्ट है, वो अडॉप्शन के लिए डील करता है। तो ये सारे के सारे एक्ट्स जो हैं डिफरेंट हैं। और स्पेशल मैरिज एक्ट है जो लोग इंटरकास्ट करना चाहते हैं उनके लिए, या इंटर रिलीजियस करना चाहते हैं। इंटरकास्ट वाले भी हिंदू में ही आ जाते हैं, और इंटर रिलीजियस में भी अगर आप सिख है, मतलब हिंदू की जो वाइडर डेफिनेशन जो हम पढ़ते हैं जिसमें इंडियन ओरिजिन, हिंदू ओरिजिन वाले रिलीजन्स आ जाते हैं, जैसे कि सिख, बुद्धिस्ट, ठीक है, तो ये सारे जैन्स, तो ये सारे के सारे भी उसमें आ जाते हैं। तो आप उसमें भी कर सकते हो, तो यू हैव अ चॉइस, राइट। तो बेसिकली हर पर्सन के पास चॉइस है। लेकिन अगर यूसीसी बन जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा सारा कुछ। सारे सिविल लॉज जो आपके हैं, सिविल राइट्स के हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू फैमिली लॉज, वो सारे के सारे कंसोलिडेट हो जाएंगे और लिटिगेशन भी कम हो जाएगी, मॉडर्नाइजेशन भी आ जाएगी, ईजियर चीज़ें हो जाएंगी। अभी रिसेंटली आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहस भी चल रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि आप डाइवोर्स को डिसाइड करने में इतना टाइम लगा देते हो कि उस पर्सन की मैरिजेबल एज ही ख़त्म हो जाती है। तो मैरिजेबल एज खत्म होने के बाद उसकी लाइफ तो वैसे ही रुइन होगी। आप एक बार उसकी डिवोर्स इमीजिएटली दे दो, इंटरिम ऑर्डर में ही डिवोर्स दे दो, और जो क्रिमिनल केस या सिविल केस आपने चलाना है, रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी का, वट एवर इट इज़, वो चलने दो। तो इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने की क्या ज़रूरत है। तो ये बहुत ही अच्छा आर्ग्यूमेंट था ताकि वो अपनी लाइफ को किक स्टार्ट कर सके। जब तक वो टेक्निकली मैरिड है वो कहीं और कर ही नहीं सकता कुछ। और अगर वो लिव इन वगैरह में रहता है तो इट विल बी अगेंस्ट द सैंक्टिटी ऑफ मैरिज, जो सामने वाली पार्टी जो है वो उस पर एडल्ट्री का केस और कर देगी। तो इसीलिए इन चीज़ों को ध्यान में रख के हमें एक यूसीसी की ज़रूरत तो आज की डेट में है ही है। अब अगर हम बात करते हैं यूसीसी की, तो हमारे यहाँ कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जो यूसीसी की कैटेगरी में आते हैं। तो यूनिफॉर्म कोड के अंदर हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, कॉन्ट्रैक्ट सारे रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन आप चलते हो, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप, एविडेंस एक्ट, ये सारे के सारे वो सिविल मैटर्स हैं जो कि डायरेक्टली आपके यूनिफॉर्म हैं। सिमिलरली क्रिमिनल मैटर्स तो होते ही यूनिफॉर्म है, जैसे आईपीसी हो गया, मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो क्रिमिनल लाइबिलिटी जहाँ पे भी है वो सारी भी यूनिफॉर्म है। सिर्फ एक फैमिली ऐसा मैटर हमने छोड़ा हुआ है जहाँ पे हम कस्टम्स को इतना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लगा लो, या फिर ये कॉलोनियल हेजिमनी है, क्योंकि अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी थी एंड दे वांट टू अपीज बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदूज़। तो उन्होंने हिंदू लॉज अलग बना दिए, मुस्लिम लॉज अलग बना दिए। हिंदू लॉ के अंदर कुछ और चेंजेस कर दिए, मुस्लिम लॉज के अंदर जैसे 4 शादियों का राइट दे दिया, ट्रिपल तलाक का राइट टेक्निकली पहले था ही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दे दी ताकि वो भी खुश रहें, वो भी खुश रहें, राइट। लेकिन उससे क्या हुआ कि ओवरऑल मॉडर्नाइजेशन जो थी कंट्री की वो रुकनी शुरू हो गई। आपको पता भी होगा कि 1857 के रिवोल्ट के अंदर जो मेन रीज़न था, वन ऑफ द रीज़न वॉज कि मॉडर्नाइजेशन हो रही है, आप सती प्रथा रोक रहे हो, ठीक है, आप वुमेन को रीमैरिज के लिए बता रहे हो, आप ये सब चीज़ें चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि हमें क्या सिरदर्दी है, इन्होंने नई मॉडर्न होना, इन्होंने नई सीखनी चीज़ें नासी। तो ये चीज़ें जो थी और ज़्यादा आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग हो गई विद द एडवेंट ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग हुई और ये सेपरेट लॉज जो थे वो बनने लग गए। हालांकि उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो हिंदू लॉज के अंदर तो कोडिफिकेशन भी हो गया इवन आफ्टर प्रोटेस्ट, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा नहीं हम तो कोडिफाई करेंगे। बहुत सारी चीज़ों के अंदर मॉडर्नाइजेशन के एलिमेंट्स भी लाए गए, डाइवोर्स का एलिमेंट लाए, रीमैरिज का एलिमेंट लाए, वुमेन को प्रॉपर्टी का एलिमेंट लाए, हम सब कुछ लाए। लेकिन बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं
उनके लॉज के अंदर कोई भी मॉडर्नाइजेशन वाले चेंजेस ज़्यादा नहीं आए, स्पेशली मुस्लिम लॉज के अंदर। एंड इसीलिए आज की डेट में, क्योंकि हम सबको इकट्ठा करके रहना चाहते हैं, हम सबको एक फैब्रिक से देखना चाहते हैं, तो दैट इज़ वाई वी नीड कि सारे कंट्री के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। अभी सिर्फ और सिर्फ गोवा ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अप्लाई होता है, क्योंकि वो पोर्चुगल के अंदर था और पोर्चुगीज़ ने यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा के अंदर लगाया हुआ था। वो रिलीजन को जो है इस फैमिली लॉज के अंदर तवज्जो नहीं देते थे। अब अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के आर्ग्यूमेंट्स की, तो सुप्रीम कोर्ट बहुत बार कहता है कि आपको यूसीसी का ट्राई करना चाहिए। नेचुरली डायरेक्शन तो दे नहीं सकता क्योंकि डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिशिएबल, बट सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है, जैसे शाहबानो केस 1985 में कहा था, सल्ला मुद्गल एक 1995 के अंदर कहा था कि जो बायगमी है और जो पर्सनल लॉज हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट रहता है, तो आपको यूसीसी बनाना चाहिए। ट्रिपल तलाक केस के अंदर भी इस तरह की जो कमेंट्स थे वो कहे थे। जहाँ पे जो एक चांद मोहम्मद केस था जिसके अंदर पर्सन जो है अपना रिलीजन चेंज करके दूसरी शादी करता था, कि मतलब जैसे मैं हिंदू हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं मुसलमान हो गया, चल अब 4 शादियाँ कर सकता हूँ, तो फिर मैं एक और मैरिज कर रहा हूँ। तो उन चीज़ों को भी माल प्रैक्टिसेस करा के और मिस यूज़ ऑफ रिलीजन कह के हटाया गया था। तब भी कहा गया था कि यूसीसी होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो सरकार को इस बारे में कदम उठाना चाहिए। और अगर उत्तराखंड इसको लगा पाता है तो इट विल बी अ वेरी गुड एग्जाम्पल। ये सेकंड स्टेट बन जाएगा और बाकी स्टेट्स पे फिर यूसीसी बनाने की कोशिश करेंगे। तो यूसीसी से क्या होगा, प्रोटेक्शन होगा वल्नरेबल पीपल का, स्पेशली वुमेन का, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का, ठीक है, और उन लोगों का जिनको लॉज की इतनी समझ नहीं है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज हो जाएगा। आज हमारे पास फैमिली लॉ पे इतनी ज़्यादा डाइजेस्ट हैं, इतनी कमेंट्रीज़ हैं और हर कम्युनिटी का अलग लॉ है, अलग कस्टम है, वो सारे के सारे कंप्रेस होके एक सिंगल लॉ बन जाएगा जो कि बहुत ईजी टू इम्प्लीमेंट होगा, मॉडर्न होगा, एंड उससे लोगों का भी फ़ायदा होगा और लोगों को जल्दी इंसाफ मिलेगा, डाइवोर्स लेना जल्दी मिलेगा, मैरिज करनी है जल्दी मिलेगी, एंड सो ऑन। इसके अलावा सेकुलरिज्म को आप प्रमोट करोगे जो कि आपके प्रियम्बल का भी पार्ट है। जेंडर जस्टिस को आप प्रोवाइड करोगे, क्योंकि आपने बेशक हिंदू लॉज के अंदर तो जेंडर जस्टिस ला दिया, लेकिन बाकी कम्युनिटीज़ के लॉज में आप जेंडर जस्टिस को नहीं ला पा रहे हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगेन चैलेंजेस आपको पता ही है कि मेन तो लोगों के चैलेंजेस हैं। उसके बाद कुछ वो चैलेंजेस हैं जिसमें हमने कहा हुआ है कि जो बेसिकली आपके जो स्टेट्स हैं उनके पास भी पावर होनी चाहिए। स्टेट्स के ओपिनियन मैटर करते हैं इन चीज़ों के अंदर। और कम्युनल पॉलिटिक्स आपको पता ही है इंडिया के अंदर है ही है। पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होने देती बहुत सारी चीज़ें, तो क्योंकि उनका वोट बैंक पॉलिटिक्स हो जाता है। तो ये सारे के सारे चैलेंजेस जो हैं हमारे पास यहाँ पे रहेंगे। सो दिस वाज डिटेल डिस्कशन ऑन यूसीसी एंड उत्तराखंड कमेटी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया है एक पिटीशन जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ के अगेंस्ट था, जिसमें उन्होंने कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़ जो हैं डिस्क्रिमिनेटरी जज हैं और इनको एलिवेशन से रोकना चाहिए। बट जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बेंच बैठे थे हेडेड बाय यूयू ललित, जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने कहा कि जो पिटीशन है टोटली मिसकंसीव्ड है, इसके अंदर किसी भी तरह की कोई मेरिट नहीं है, एंड देयरफॉर वी आर डिसमिसिंग दिस पिटीशन। तो ये आप देख सकते हो कि अगर आप सक्सेस की राइज कर रहे हो, सक्सेस में जा रहे हो, तो लोग आपको रोकने वाले, आपको बदनाम करने वाले बहुत सारे आ जाएंगे। तो ये इसका क्लासिक एग्जांपल है कि जिसका नाम हर जगह से अप्रूव हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव हो गया, उसको भी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही पिटीशन जो है वो डाली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी सब्सटेंस नहीं है इसके अंदर, इस पिटीशन के अंदर किसी भी तरह का कोई मेरिट नहीं है, एंड जो जस्टिस चंद्रचूड़ है वो एज पर नॉर्म्स जो भी 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे on November 9. So this was a short news. And again, I think कि अगर आपको लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग आपके पीछे बढ़ रहे हैं, तो इट मीन्स यू आर ऑन राइट ट्रैक एंड यू आर प्रोग्रेसिंग। अब आ जाते हैं एमसीक्यू पे। तो एमसीक्यू हमारा था इनमें से कौन सी नदी है जो ईस्टर्न घाट से जो है बिलोंग करती है। तो इसका आंसर हमारे पास है बी, 2 और 4। अगर हम बात करते हैं ब्राह्मणी रिवर की, तो इसको साउथ कोयल बोलते हैं और ये नीलगिरीज की तरफ नीलगिरी विलेज के अंदर जाती है, रांची डिस्ट्रिक्ट झारखंड के अंदर, इसीलिए ये इनकरेक्ट है। सेकंड आ जाती है नागावली रिवर, ये ईस्टर्न घाट्स के अंदर ओरिजिनेट करती है उड़ीसा की तरफ। उसके बाद आ जाती है सुवर्णरेखा, ये जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू, रांची अगेन झारखंड, तो ये नॉट करेक्ट है। एंड उसके बाद वंशधारा, वंशधारा जो है उड़ीसा के अंदर की रिवर है, तो अगेन ये ईस्टर्न घाट्स को बिलोंग करती है। तो हमारा सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मीन्स का क्वेश्चन। तो मीन्स का क्वेश्चन आज का हमारा एनवायरनमेंट पे है, 2022 के पेपर में ही पूछा गया था। डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग एंड मेंशन द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट। तो अगेन सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद एक्सप्लेन द कंट्रोल मेजर्स टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज विच कॉजेज
ग्लोबल वार्मिंग इन द लाइट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल 1997। तो क्योटो प्रोटोकॉल आपको इसमें पूरा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद के भी जो वे फॉरवर्ड हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हो गई, वर्ल्ड लेवल की स्कीम्स होगी, वो सारी भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इट्स अ फेयरली ईजी क्वेश्चन टू अटेम्प्ट, राइट। तो नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप इसका आंसर भेज सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईपीएफओ की। सो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को हम हिंदी में बोलते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। तो ये जो प्रोविज़न है ये बेसिकली एक एक्ट के द्वारा 1952 में एक एक्ट पारित किया था, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट। उसके अंदर इसको बनाया गया था। एंड ये बेसिकली प्रोविडेंट फंड का काम करता है जो भी लोग फैक्ट्रीज़ में या अदर एस्टैब्लिशमेंट्स में काम करते हैं। तो GS3 का पार्ट है, इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है। और जो यूनियन मिनिस्ट्री है लेबर और एम्प्लॉयमेंट की, उन्होंने 70th फाउंडेशन डे EPFO का जो था उसको सेलिब्रेट किया। एंड साथ ही साथ अगेन इसकी नोडल मिनिस्ट्री भी यही वाली है। एंड और जो पेंशन्स को मैनेज करना, एम्प्लॉयज़ के PF को काटना, उनको जमा कराना, ये सारे इसके फंक्शंस के अंदर आ जाते हैं। तो फैक्ट्रीज़ हों, कोई और इस्टेब्लिशमेंट हो, सभी लोग इसके पार्ट्स जो हैं वो बन सकते हैं। और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस प्लस नंबर ऑफ पीपल जिनको ये सर्व करती है। तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम भी एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जिसको 1995 में लॉन्च किया गया था। और ये एक किस्म से पेंशन देती है डिसेबल्ड, विडोज़ और नॉमिनीज़ को। अगर कोई पर्सन जो है उसकी डेथ हो जाती है, सब्सक्राइबर की जो है वो डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट एज इसमें 58 जो है रखी जाती है। जो भी EPF के मेंबर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली EPS यानी कि स्कीम के अंदर फॉल कर जाते हैं। और 12% इसमें मंथली सैलरी बेसिक प्लस DNS अलाउंस का इसके अंदर कंट्रीब्यूट जो है वो किया जाता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के द्वारा। ये उन लोगों के लिए मैंडेटरी है जो कि 15,000 से ज़्यादा कमाते हैं, जिसके अंदर आपका बेसिक प्लस DA दोनों इंक्लूड होता है। इसके अलावा अगर हम एम्प्लॉयर के शेयर की बात करें तो 12% में से 8.33% जो है वो टूवर्ड्स EPF होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 1.16% जो है एम्प्लॉई की सैलरी वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती है। मैक्सिमम जो सर्विस कैलकुलेशन है वो 35 ईयर्स की है, तो 35 साल इसमें आपके मैक्सिमम कंसीडर किए जाते हैं सर्विस के। और कोई भी पेंशन जो है वो एक से ज़्यादा EPF पेंशन नहीं ले सकता। यानी कि पुराने ज़माने के अंदर भी हम देखते थे कि 33 साल की सर्विस बड़ी मुश्किल से किसी की बनती थी, राइट। तो 33 साल में फुल पेंशन का रिवाज था। फिर 22 साल 27 साल का स्लैब होता था, तो अलग अलग स्लैब्स होते थे। तो 35 ईयर्स मैक्सिमम है और मैक्सिमम आप एक ही पेंशन जो है ले सकते हो। ये नहीं कि एक ही पर्सन एक से ज़्यादा पेंशन ले रहा है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे डिफेंस के अंदर बहुत बार होता है आपको कुछ क्लॉजेज मिल जाते हैं, या फिर MLA MPs अगर बनते हैं तो कुछ क्लॉजेज ऐसे बन जाते हैं जिसके अंदर आपको डबल पेंशन अलाउड होती है। तो वहाँ पे आप 2 पेंशन जो हैं वो ले सकते हैं उसमें भी। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप UPSC CSC की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप UPSC का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है। आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा। और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव EMI ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है। इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो हैं 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में। चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक लें, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। और उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अनअकैडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अनअकैडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।